अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह साहब मौजूद हैं। सब सर को जानते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया कि आप आ जाए सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेहरबानी आरजू साहिबा, वालेकुम सलाम, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम। जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ आपके प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पे आकर के। थैंक यू सो मच सर। सर आपको हम देखते सुनते रहते हैं टीवी चैनल्स पर भी, यूट्यूब चैनल्स पर भी, और आज भी हम सर आपसे समझने की कोशिश करेंगे जो गजा में ट्रूप्स भेजने की बात की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, और उस पर आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि ये सही फैसला होगा या पाकिस्तान एक बार फिर अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ था और हम अमेरिका की वॉर में गए थे, क्या वही गलती दोहराने जा रहा है? मैं आपको ले सकता हूं हेनरी किसिंगर के। हेनरी किसिंगर ने कहा था कि इफ यू आर द एनिमी ऑफ यूएसए, यू आर एब्सोल्युटली फिनिश्ड, बट इफ यू आर द फ्रेंड ऑफ यूएसए, यू आर डेड। दोनों तरफ से अगर फौज भेजे तो मुसीबत, न भेजे तो मुसीबत। मुनीर साहब में ऐसी कुछ सलाहियत नहीं है कि जितना उनका इस्तेकबाल हो रहा है और उनका एक पैर अमेरिका में है और एक पैर पाकिस्तान में है, आप समझ सकती हैं कि अमेरिका ने आज तक किसी से पूरी फर्माबरदारी और दोस्ती नहीं की है। उसने एक तरीके से ला के पाकिस्तान को वहां खड़ा कर दिया। अफगानिस्तान वो दूसरा था, गजा दूसरा है। अफगानिस्तान में यूएसएसआर था, यहां पर इजराइल है। और हमास में इजराइल के लिए डू और डाई है, यूएसएसआर के लिए केवल एक्सपेंशन था। तो वहां पर अगर जाते हैं, आज तक आप देखें बड़ी सी बड़ी फौजें आई और गईं। तो जो अफगानिस्तान में और फौजों का हुआ, वही गजा में जो भी जाएगा। और क्योंकि वो फैसला करेंगे तो भी बुरा है, क्योंकि वहां पर मुझे उनका जो मंजिल मकसूद कह लीजिए या जो उनका समझ लीजिए कि उनका जो फ्यूचर है, बहुत ही डार्क दिखाई पड़ रहा है। जो भी फौज जाएगी, पाकिस्तान की हो या कोई भी हो, इसलिए अगर भेजते हैं तो मुसीबत में, नहीं भेजते हैं तो और बड़ी मुसीबत में। क्योंकि पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं, अमेरिका की सरपरस्ती, अमेरिका का इमदाद और जो उनकी माली हालात है, उसके मद्देनजर अमेरिका को वो नाराज भी नहीं कर सकते हैं। तो एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है। तो आरजू साहिबा, ये बहुत मुश्किल फैसला होगा। और एक तरीके से अमेरिका ने आज तक जिसको जिसको भी, आप किसी मुल्क को ले ले दुनिया में, आप किसी एक मुल्क को ले लें कि अमेरिका ने अगर दोस्ती आखिर तक निभाई हो। आप कोरिया ले लें, आप वियतनाम ले लें, आप अफगानिस्तान ले लें। और जिन हालात में, क्योंकि आप की वो उम्र नहीं कि आपको याद हो कोरिया में क्या हुआ या वियतनाम में क्या हुआ, लेकिन अफगानिस्तान हमारे आपके सामने की बात है। और जिस तरीके से वो भागे एयरपोर्ट से, और जिस तरीके से आधा खाना छोड़ करके भागे, तो सारी दुनिया ने देखा कि वर्ल्ड का सुपर पावर जिस तरीके से भाग रहा है, सबको अबंडन करके भाग रहा है। भाग भी जाते अपनी जान बचाने को, तो वहां तक तो बात ठीक थी आरजू साहिबा। लेकिन अपने दोस्तों को, अपने एलाइज को अबंडन करके जो भागे, वो चीज दुनिया कभी नहीं भूलेगी। लेकिन सर क्या हम इस पोजीशन में है पाकिस्तान, आपको लगता है जो इनकार कर सके? वैसे तो खैर बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जाहिर है कि जो अफगानिस्तान में चाहे जो भी वजह थी गए थे, तो उसमें भी हमें कुछ ना कुछ फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ, डॉलर मिले चाहे उस वक्त के लोगों को। लेकिन इस वक्त क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो अमेरिका को ना कर सके? जबकि भारत के साथ जो एक छोटी मोटी हमारी रिसेंटली जो एक क्लैश हुआ, उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट तो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं और ये बताते नहीं थकते कि कभी इतने जहाज गिर गए, कभी उतने जहाज गिर गए। उनके नंबर्स बढ़ते हैं, साथ हमारे लोगों के भी नंबर्स बढ़ जाते हैं। आरजू साहिबा, ये डिप्लोमेटिक गेम है। इनकी चीज को के सबसे पहली चीज ये है कि आप जिस फैमिली बैकग्राउंड की है, आप हर सबको फेस वैल्यू पे लेती हैं। डिप्लोमेसी का पहला सबक ये है कि फेस वैल्यू पे आप किसी को मत लीजिए, बल्कि अगर वो ईस्ट का रहे तो वेस्ट जरूर देख लीजिए। आप ये देख लीजिए, पाकिस्तान ने अगर भेजा, वैसे भी आपकी जो रिसोर्सेज हैं, आप आर्मी कहीं ना कहीं से तो हटाइएगा। इंडिया के बॉर्डर से हटाइएगा, कहीं आप अफगानिस्तान के बॉर्डर से हटाइएगा। क्योंकि इतनी मजबूती किसी मुल्क के पास आज नहीं है कि अपने रिसोर्सेस में से 1 लाख 2 लाख फोर्स निकाल करके भेजे और उसके अपने अंदरूनी इंतजाम। आप यहाँ बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान बॉर्डर पे क्या हो रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से अभी आपके प्रॉब्लम कम नहीं हुए हैं। आप अगर अपने रिसोर्सेस को हल्का करके अगर आप भेजिएगा, तो इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगेगा। आपने भेज दिया। मुझे याद आ रहा 1971 में बांग्लादेश में जब आपकी आर्मी के 1 लाख प्रिजनर्स ऑफ वॉर बने थे, पाकिस्तान का, वेस्ट पाकिस्तान का। जी, जी सर। तो आप बांग्लादेश की बात कर रहे थे। देखिए वहां पर, तो हम बांग्लादेश की बात कर रहे थे, लेकिन
ये देखिए, सन 71 की बात हम कर रहे थे, वहां पर 1 लाख जब ऑफिसर्स और मैन आए थे, तो हर जगह उनकी प्रिजनर्स ऑफ वॉर कैंप बना थे, और जो शर्मिंदगी पाकिस्तान को उठानी पड़ी कि एक विंग अलग हो गया। और उसके बाद आरजू साहिबा, अगर आप गौर करें कि उसके बाद, हालांकि बांग्लादेश को शुक्रगुजार होना चाहिए था शेख मुजीबुर रहमान साहब को और उनके फैमिली को, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हिंदुस्तान ने मदद की बांग्लादेश की, तो अब ये कहा जाता है कि एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, 4 और क्रिएट हो गए हिंदुस्तान के लिए। और आपने जो क्वेश्चन उठाया कि क्या हमने जो उनके हाई कमिश्नर को तलब किया बुधवार के दिन, तो 20 मिनट की मीटिंग हुई, और 20 मिनट की मीटिंग में उनको ये बताया गया कि जिस तरीके से हमारे हाई कमिश्नर के ऊपर आक्रमण हो रहा है, हमले हो रहे हैं, और सिर्फ ढाका में ही नहीं, सिलहट, राजशाही, खुलना, चाटगांव, हर जगह जहां पर हमले हो रहे हैं, तो इसके पीछे बांग्लादेश भी एक तरीके से एक बैटल ग्राउंड हो रहा है कई फोर्सेस का। सबसे पहले देखिए यूनाइटेड स्टेट्स, वो चाहता था कि सेंट मार्टिन आइलैंड, जो कि आपको मालूम होगा कि सिर्फ 3 स्क्वायर किलोमीटर का उसका एरिया है, और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इंडो पैसिफिक एरिया में अगर कोई वर्चस्व चाहता है, एक सुपीरियोरिटी चाहता है, तो सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर उसका कब्जा और कंट्रोल होना चाहिए था। यह 9 किलोमीटर साउथ ऑफ कॉक्स बाजार है, और यूएसए इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के लिए इसको चाहता है। वो शेख हसीना ने दिया नहीं। जब शेख हसीना ने नहीं दिया, तो उसके बाद की जो घटनाक्रम है कि उसके बाद अगस्त 2024 में शेख हसीना का तख्ता पलट गया, और ये बताया जाता है कि वहां पर जो उन्होंने लीड किया 32 साल के, ये जो शरीफ उस्मान हादी हैं, जिनके ऊपर गोली चलाई गई थी 12 दिसंबर को, और जो सिंगापुर में जिनकी मौत हो गई इलाज के बाद, और इलाज होगी, हालांकि मोहम्मद यूनुस में इनमें 36 का आंकड़ा है, लेकिन जो फ्लैग हाफ मास्ट स्टेट मोर्निंग, ये सब इज्जत इनको मुहैया कराई गई। अब ये तो उनकी मजबूरी थी क्योंकि इतने लोकप्रिय थे, और जुलाई ओकिया करके जो भीड़ थी वो इंडियन हाई कमीशन के ऊपर हमला करने लगी, क्योंकि ये कहा जाता था कि शायद हमला करने वाला ये जो है, ये इसको हिंदुस्तान ने कराया है, ये हमला करने वाले वो हिंदुस्तान भाग गए हैं। ये अभी 24 घंटे के डेवलपमेंट्स ये हैं कि इसका कत्ल करने वाला तो सर 24 आवर्स की डेवलपमेंट आप बता रहे थे। जी। अब इसमें फैजल करीम, मैं समझता हूँ 72 आवर्स कर लें, तो फैजल करीम जो है, इनकी गर्लफ्रेंड मारिया अख्तर लीमा, ये गिरफ्तार की गई, और इनके जो इकबालिया बयान से और फोन की एनालिसिस हुई, उससे मालूम पड़ा कि इन्होंने सैकड़ों बार इस लड़की से, मारिया अख्तर लीमा से बात किया, और ये मालूम पड़ गया कि इनकी गर्लफ्रेंड थी। इनकी निशानदेही पर एक बगल के तालाब में बहुत सारे कत्ल के पहले सर कहा एक था। सर एक सेकंड सर, आपका वो थोड़ा सा ब्रेक हुआ था बीच में, तो तालाब से आप अगर दोबारा रिपीट कर पाए। जी, जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की, तो इनकी निशानदेही पर ये पड़ोस के तालाब में गए, और तालाब में बड़ी क्वांटिटी में वहां से कारतूस और इस तरीके के ऑब्जेक्टेबल आइटम्स बरामद किए। ये भी था कि मैक्सिमम कॉल्स और जरूरत से ज्यादा कॉल्स दोनों के बीच में, मारिया और फैजल के बीच में बातचीत हुई थी, और उन्होंने, फैजल ने ये मारिया को बताया था। मारिया ने इकबालिया बयान में कहा कि एक दिन पहले मौके के कत्ल के, इन्होंने ये भी कहा था कि ऐसी वारदात होने वाली है कि पूरा बांग्लादेश हिल जाएगा। तो इससे ये भी मालूम पड़ गया कि इसमें हिंदुस्तान का कोई हाथ नहीं है, ये लोकल वहां की पॉलिटिक्स है। लेकिन बांग्लादेश आज की तारीख में अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के इर्द गिर्द उनकी पॉलिटिक्स में बुरी तरीके से उलझ गया है। एक तरफ चीन ने बांग्लादेश में इतना डेवलपमेंट कर दिया है, लेकिन वो 2 तरह का डेवलपमेंट है। आज की तारीख में अगर आप उसको देखें, आप उस पर गौर करें, आपको दिखाई पड़ेगा कि बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। लेकिन असलियत यह है कि चीन भी किसी का दोस्त नहीं है।
उसने जो डेवलपमेंट बांग्लादेश का किया है वो अपने हिसाब से किया है कि जब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलिटराइज कराना होगा, मिलिट्री के लिए इस्तेमाल करना होगा, तो वो इसको पूरी तरीके से ये उसको मिलिट्री के इस्तेमाल में कर लेगा। वो चाहे अपनी जो है हैवी आर्म्ड आर्टिलरी हो या एयरफोर्स हो, उसके लिए बखूबी इस्तेमाल कर सकता है। 2-3 बातें आपके लिए और करूंगा। एक साहब और हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने कहा कि हमारे 50 लाख जो है नौजवान तैयार हैं और वो हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए, जिसे कि गजवाए हिंद कर देंगे। अब मैं क्या कहूं इसमें, अभी तुमसे अपने हिसाब किताब हो नहीं रहे हैं, लेकिन मेढकी को भी कभी कभी जुकाम हो जाता है, तो वो कह रहे हैं 50 लाख लोग जो है चढ़ बैठेंगे। अरे तुम्हारे यहाँ इकोनॉमी और जीडीपी ऐसा है नहीं, अब तुम 50 लाख की बातें सुन लीजिए सबकी 9-9 लाख की। तो अब अगर इस पे आप गौर करें, इस तरीके की भड़काऊ बातें और ये हर चीज थोप देना हिंदुस्तान के माथे पर, सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं, अब शेख हसीना को लेकर के बहुत उनका कि पहले तो उनको हमें वापस कीजिए और उनको डिपोर्ट कीजिए, हिंदुस्तान से बांग्लादेश को दीजिए। शेख हसीना के ऊपर उन्होंने जो सजाए मौत का उनको सजा भी दे दी है। उसके अलावा बांग्लादेश के 1-2 और लीडर्स है, बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसमें खालिदा जिया जिसकी प्रेसिडेंट है, और इसके अलावा आपके एक और हजरत हैं, वो अगर उनकी बात करें तो हसनत अब्दुल्ला, ये इन्होंने कहा था कि इंडियन हाई कमीशन को बंद कर दिया जाए, और उन्होंने भी ऐसी बातें कही हैं जो कि कोई पसंद नहीं करेगा। तो चारों तरफ से मतलब ये ढूंढना मुश्किल है कि बांग्लादेश में कि हिंदुस्तान के हक में भी कोई बात करेगा। और तो और बल्कि यहां और कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो 7 सिस्टर्स हैं, आपकी जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, इन पे हम कब्जा कर लेंगे, चिकन्स नेक को हम रौंद देंगे। पहले तो इसका एहसास होना चाहिए कि कौन किसको रौंद सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन ये इनके यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो भी प्रेसिडेंट आता है या तो उसका कत्ल होता है या फिर सजाए मौत दे दी जाती है। ये 2-4 चीजें हैं, ये चीज गौर करने वाली है। और अभी तो जो वहां के हालात हैं आरजू साहिबा, कि एक लड़का है उसको वहां पर अभी हाल ही में इन्होंने जला दिया। उस लड़के का नाम क्या है, दीपू चंद्र दास, और उसको जिंदा जला दिया। ये सब जो दंगा फसाद चल रहा है, वहां के 2 प्रेस्टिजियस अखबार हैं बांग्लादेश के, उनके दफ्तरों में आग लगा दिया। अब उनके दफ्तरों में आग क्यों लगा दिया, क्योंकि परसीव ये किया जाता था कि ये दरअसल शेख हसीना के हमदर्द थे। हालांकि शेख हसीना के हमदर्द नहीं थे। द डेली स्टार नंबर 1, नंबर 2 प्रथम आलो, और इनके यहाँ जर्नलिस्ट को बड़ी मुश्किल से पुलिस बचा करके ले आई, क्योंकि भीड़ बिल्कुल बेकाबू हो चुकी थी। भीड़ का मैंने नेचर बताया कि जो भीड़ का नेचर था वो टोटली सब युवा थे। और जुलाई ओकिया की ये जो हुजूम था, तो ये सब चीजें जो घटनाक्रम हुआ, उसमें बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को बुलाया गया, 20 मिनट की मीटिंग हुई और डिमार्श हैंडओवर किया गया। एक्सटर्नल अफेयर्स की जो बातें थी, तो ये हालात आपके सामने हैं। और अभी हालात में अगले साल जो 12 फरवरी को इंतखाबात होने वाले हैं बांग्लादेश में, तो हिंदुस्तान ने ये कहा कि आप हम चाहेंगे कि इलेक्शन फेयर हो और ट्रांसपेरेंट हो। और ये हिंदुस्तान ने मशवरा दिया था 14 दिसंबर को। तो मशवरे में तो खैर है ही, मशवरा देना में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसको बहुत सख्त लफ्जों में ये जवाब आया कि हम अपने यहाँ इलेक्शन क्या कराएंगे, इसमें हमें आपके मशवरे की जरूरत नहीं है। बहरहाल, लेकिन अगर बांग्लादेश में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए, अगर वहां पर कोई इसी तरीके की कोई कट्टरपंथी कोई गवर्नमेंट आ जाती है, तो वो सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, खासकर हिंदुस्तान के लिए। आज भी जो इंडो बांग्लादेश के रिलेशंस खराब हुए, वो आरजू साहिबा इसलिए खराब हुए क्योंकि हमारे यहाँ जब वॉर खत्म हुआ 71 में, 1 करोड़ की इलीगल बांग्लादेश माइग्रेंट्स थे, जिसमें तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का इनको वापस जाने है। वो तो वापस गए ही नहीं, लेकिन करोड़ों और आ गए हमारे यहाँ। और यही नहीं आए, रोहिंग्यास भी आ गए, इनको यहाँ बसाने की बात की गई। और हमारे यहाँ कई लोग ऐसे थे जो इनको हाथों हाथ लेने के चक्कर में थे, इसलिए इनका फैसिलिटेशन हो गया है। अब यहाँ चीज देख लीजिए कि पाकिस्तान का गेम प्लान ये है आईएसआई का कि बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान दोबारा बना दे। अब ये तमाम चीजें, मेरे सिर्फ मकसद ये था कि आपका समय इतना लेने का कि ये समझ लें कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट है,
अमेरिका का इंटरेस्ट है, चाइना का इंटरेस्ट है, और इन तीनों इंटरेस्ट की खींचातानी में अगर कोई पिस रहा है तो वो है बांग्लादेश, और उसके छींटे हिंदुस्तान पे भी पड़ रहे हैं। अब इसके लिए देखना जरूरी है कि मेच्योर गवर्नमेंट आए, एक फेयर माइंडेड गवर्नमेंट आए 12 फरवरी अगले साल जो इन इलेक्शन हो, क्योंकि लड़ाई झगड़े में किसी को आउटसोर्स करना अपनी जमीन और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आरजू साहिबा किसी के भी हक में नहीं होगा। और ये बेहतर होगा कि सब लोग मिलजुल कर करें। पाकिस्तान भी कहीं जाने वाला नहीं है, हिंदुस्तान कहीं जाने वाला नहीं है, बांग्लादेश कहीं जाने वाला नहीं है, सबको यहीं रहना है। तो बेहतर ये होगा कि अमन और अमान, तिजारत के साथ और कोऑपरेशन के साथ सब लोग कोएग्जिस्ट करें। बिल्कुल सर, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन सर कहा तो ये जाता है, हमने कई बार सुना यहाँ पर लोगों से कि छोटी सी छोटी कंट्री भी अगर कोई बन गई हो, चाहे वो बांग्लादेश से भी छोटी कंट्री हो, तो वो फिर खत्म नहीं होती है या दोबारा जाकर उन लोगों से नहीं मिलती जिनके साथ वो हटी होती है या जिनसे अलग होके मुल्क बना होता है। लेकिन सर अचानक से सिर्फ जो है शेख हसीना की हुकूमत हट जाने से इतना कुछ चेंज हो गया, जैसे कहते हैं मिनटों में बांग्लादेश में। उसकी क्या वजह आपको लगती है? क्या पहले से ये सोच अंदर थी या अब अचानक से क्या आईएसआई वाले ऐसा कौन से चीज उन्हें घोल के पिलाएंगे कि वो रातों रात उनका माइंडसेट चेंज हो जाए? इसलिए कि हम तो यहाँ पर मिसालें दिया करते थे कि जी बांग्लादेश की एजुकेशन सिस्टम की वहां पर ये कि जी बड़ा अच्छा चल रहा है, हमसे बेहतर जा रहे हैं, फिर अचानक से ये काया पलट कैसे हो गई? आपने बिल्कुल वजह फरमाया आरजू साहिबा। बांग्लादेश की इकोनॉमी, उसका एजुकेशन, उसके रिसर्च पेपर्स, उसके पेटेंट्स बहुत आगे जा चुके थे। पर कैपिटा इनकम उसकी एक मिसाल थी, और ये भी लोग कह रहे थे कि बांग्लादेश और तरक्की करे तो जितने रिफ्यूजीज हिंदुस्तान में आए हैं वो अपने आप चले जाएंगे बांग्लादेश, क्योंकि वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज और वहां की माली हालात हिंदुस्तान से बेहतर हो सकते थे 5 साल में। लेकिन ये हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका जो 3 मुल्कों का जो इंटरेस्ट है, चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान, वहां पर ये होने नहीं देंगे। अब ये जिसने कत्ल किया, अगर इस लड़के के इसके बैकग्राउंड में आप जाएं, फैजल करीम, तो ये जब पता लगा पूछताछ पे तो ये मालूम पड़ा कि एक फॉर्मर काउंसिलर और 20 बड़े बिजनेसमैन इसके पीछे हैं, और इसमें करोड़ों रुपए का वारा न्यारा हुआ। अब सवाल ये उठता है कि एक आदमी का कत्ल कराने में इतने करोड़ों अरबों रुपए फूके जाने की वजह क्या है? और इसके ऊपर देखिए 32 साल का ये नौजवान शरीफ उस्मान हादी अगर करोड़ों कोई खर्च कर रहा है तो जाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टी के अलावा एक डीप स्टेट है। ये मैं बिल्कुल आपको अपने तजुर्बे से कह सकता हूं, और मैंने जो 2-4 एक्सपर्ट से बात किया तो उन्होंने यही कहा, इस पे जो कुछ भी आज बांग्लादेश में हो रहा है वो डीप स्टेट कर रहा है, और डीप स्टेट बांग्लादेश का नहीं, उससे ज्यादा कर रहा है अमेरिका, और अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान भी वही कर रहा है। चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं, और तीनों की खींचातानी में ये सब जो हो रहा है कि बांग्लादेश का अपना वजूद, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, दोनों के ऊपर एक तरीके से ग्रहण लग गया है, एक्लिप्स लग गया है। वो शायद मोहम्मद यूनुस ठीक है, वो दिखाई पड़ नहीं रही है मोहम्मद यूनुस साहब में। तो अब इसका जवाब क्या है? जवाब यह है कि फेयर इंपार्शियल इलेक्शंस हो, लेकिन जो डीप स्टेट है उसकी हरकतें बाज नहीं आएंगी, क्योंकि अगर फंडामेंटलिस्ट वहां पर जाकर के पकड़ में आएंगे वो किसी के हक में ठीक नहीं होगा। वहां और जुल्म ज्यादती होगी। अभी जैसे मैंने आपके सामने एक मिसाल दी कि एक लड़के को जिंदा जला दिया, और अगर जिंदा जला दिया तो वो घटनाएं और होंगी। दीपू चंद्र दास ये जिंदा जला दिया गया, और जो अटैक हो रहे हैं, इसीलिए बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को तलब करके उनको ये प्रोटेस्ट नोट दिया गया। बांग्लादेश भी यही कह रहा है कि इंडियन हाई कमीशन को बंद करें और हाई कमिश्नर को कहिए वापस जाए। तो आरजू साहिबा, ये हालात अच्छे नहीं है, ये किसी तरह से जो है खुशगवार नहीं है, किसी भी तरीके से तसल्ली बख्श नहीं है। तो इसके लिए ये सोचना पड़ेगा कि अगर वहां पर कोई तूफान आता है तो उससे सभी मुतासिर होंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ बांग्लादेशी के ऊपर उसके काले छींटे पड़ेंगे। सर कई लोग ये आरजू भी भाई, कह रहे हैं, सर आप सुन पा रहे? सर कई लोग जो हैं वो सोशल जी, मीडिया पे जो बात कर रहे हैं उनका ये भी कहना है कि भारत को चाहिए कि जितने भी बांग्लादेश के लोग मौजूद हैं भारत में उनको निकाल दिया जाए। क्या ये इस मसले का हल है आपके ख्याल से? आरजू साहिबा, वो बात करें जो प्रैक्टिकल हो। हम्म। हम ये बात सुन रहे हैं सन 71 से। आज सन 71 को ये हो गए 29 और 25। आप ये देख लीजिए, जमाना बीत गया, 2 जनरेशन निकल गए, और हमने कितने बांग्लादेशी सिटीजन वापस कर पाए?
पहले देखें, हम दावा कर रहे हैं, उनको जाना चाहिए हम ये कर सकते हैं, उनको डीफ्रेंचाइज कर दें, वोटिंग राइट्स और प्रॉपर्टी राइट्स खत्म कर दें, सरकारी जो इमदाद होती है वो बंद करें। ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन कोई ये समझे कि 3 करोड़ 3.5 करोड़ लोगों को हम वापस भेज सकें, और मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा कि वो अपने अपने वतन वापस चले जाएं। लेकिन हमारे चाहने से नहीं होता है। जो प्रैक्टिकल और लॉजिकल जो स्टैटिस्टिक्स है, कि मैंने वो भी दिन देखा था कि जब 1 लाख पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर आए थे, उनको ले आना, यहाँ पर प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में रखना और उनको सेफगार्ड रखना, वो भी मैं समझता हूं कि बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। और इनको डिपोर्ट करना मैं चाहूंगा जरूर हो, लेकिन हमारे चाहने से नहीं होगा। और अगर एक बार हम चाह भी लें तो यही एक हो सकता है कि बांग्लादेश से बिना एग्रीमेंट के वो मुमकिन नहीं है। और क्या बांग्लादेश एग्री करेगा? क्या बांग्लादेश एग्री करेगा? ये भी सोचने वाली बात है। और अगर एग्री नहीं करेगा तो किस बुनियाद के ऊपर और किस कानूनी बुनियाद के ऊपर हम उनको डिपोर्ट करेंगे? तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल ये होता है कि जो हमारा एक सोसाइटी है, जो सिविल सोसाइटी है, वो बिल्कुल सही कह रही है, इनको वापस जाना चाहिए, लेकिन उसके बारे में वो भी मशवरा हमें दें और तरीका बता दें कि कैसे हम इनको डिपोर्ट करेंगे। क्योंकि सर ये तो पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के लोगों के लिए कहता है कि जी वो लोग जो है यहाँ पर टेररिज्म कर रहे हैं या कुछ भी क्राइम कर रहे हैं तो उनको निकाला जाए। तो सर इतना आसान तो नहीं है, अगर बरसों से रखा गया हो तो आपको लगता है कि क्या पाकिस्तान भी कभी ऐसा कर पाएगा कि अफगानिस्तान के तमाम लोगों को यहाँ से निकाल दे? वैसे जिस तरह की स्टेटमेंट दी जा रही है पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के लिए, उससे तो सर सिर्फ नफरतें ही बढ़ रही हैं और मामला और खराब होते दिखाई दे रहे हैं। बेशक, लेकिन अगर आप इसको तौल लें अगर एक बार, कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ये जो बाउंड्रीज हैं, एक तरीके से बहुत नजदीकी संबंध है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, और इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं जितना कि बांग्लादेशी सिटीजन की इंडिया में है। तो बेहतर यही होगा किसी भी सोल्यूशन का अमन और अमान के साथ और प्यार मोहब्बत के साथ ही उसका नतीजा निकलना चाहिए, न कि हेट्रेड के साथ या जोर जबरदस्ती के साथ। हम अपने अंदर मसाइल के लिए तो हमारे पास रिसोर्सेज है नहीं, तो हम किस तरीके से, और उसका हमें रोड मैप बता दें कैसे हम इनको निकाल करके डिपोर्ट कर पाएंगे, वो हमें बता दें, उसका बजट, उसकी लॉजिस्टिक्स और उसके तौर तरीके। बिल्कुल सर, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन हम तो यही दुआ करते हैं कि सब जगह पर अमन रहे। और जो कुछ इस वक्त बांग्लादेश में हो रहा है यकीनन बहुत अफसोसनाक है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, और मैं टाइम टू टाइम सर मैं आपको परेशान करती रहूंगी, तो उसके लिए अभी से माजरत चाहती हूँ और बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सर, थैंक यू। बड़ी मेहरबानी, हमेशा आपके डिस्पोजल पे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।